इसकी पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको ग्रासलैंड के बारे में बताया था, चारागाह या घास का मैदान बता चुके हैं, भारत में कृषि फसलें भी बता चुके हैं। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया, अब इसी क्रम में आगे चैप्टर में चलते हैं और आज हम आपको प्रदूषण नियंत्रण के उपाय बताते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मीजर्स फॉर कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन। तो इसको समझिए आप। पर्यावरण के सभी जैविक तथा अजैविक घटक अपनी क्रियाएं इस प्रकार संपन्न करते हैं कि पर्यावरण में संतुलन बना रहता है तथा उसकी क्षति की पूर्ति स्वमेव होती रहती है। प्रकृति ने मानव को विभिन्न प्रकार के संसाधन प्रदान किया है। जैसे प्रकृति ने मनुष्य को वर्षा, नदियों तथा भूमिगत स्रोतों के रूप में स्वच्छ जल प्रदान किया है, स्वस्थ रहने हेतु स्वच्छ वायु तथा उपयोग करने हेतु वन संपत्ति प्रदान की है। इसी प्रकार अनाज उत्पन्न करने के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान की है, विविध खनिज संपदा दी है तथा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु प्रदान किए हैं। किंतु मनुष्य ने अपनी स्वास्थ्य सिद्धि के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध अनियमित ढंग से शोषण किया है। इसके परिणाम स्वरूप जल, वायु तथा मृदा प्रदूषित हो गए हैं तथा पर्यावरण क्रियाओं में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। इस पर्यावरणीय संकट के समाधान के लिए पर्यावरणीय प्रदूषण को प्रभावी उपायों द्वारा तुरंत दूर करना परमावश्यक है। तो अब आप जल प्रदूषण रोकने के उपाय ध्यान से सुनिए। जैसे नदियों के किनारे स्थित कारखानों को हटाया जाए तथा उनकी स्थापना अन्यत्र की जानी चाहिए। सीवर के गंदे जल को शहर से बाहर उपचारित करके ही नदियों को में डाल देना चाहिए। ठीक, मल को नदियों में बहाने के बजाय उसे खाद में परिवर्तित करने की व्यवस्था ही की जानी चाहिए। जिन तालाबों, जलाशयों तथा नहरों का पानी मनुष्य या पशु पीते हों उसमें गंदी वस्तुएं तथा कपड़े नहीं धोने चाहिए। जलाशयों, नहरों, तालाबों और नदियों में कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसे गांव या शहर के बाहर गड्ढों में ढक देना चाहिए। जहां तक संभव हो रासायनिक खादों का प्रयोग कम तथा देसी खादों का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। जिन खेतों में कीटनाशक छिड़के जाते हैं उन खेतों में बहने वाले जल को उन जलाशयों तथा नदियों में नहीं गिराना चाहिए जिनका पानी पीने के काम में आता है। इसी प्रकार से रेडियोधर्मी विकिरण के कुप्रभावों से बचने के लिए परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अब आप वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपाय सुनिए ध्यान से। वाहनों से उत्पन्न वायु प्रदूषण और वैधानिक उपायों द्वारा नियंत्रण किया जाना चाहिए। वाहनों में सीएनजी ईंधन का प्रयोग डीजल के स्थान पर होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में अधिक वाहन चलते हैं वहाँ पर सड़कें पक्की होनी चाहिए। कच्ची सड़कों में बहुत अधिक धूल उड़ती है जो वायु को प्रदूषित कर देती है। कच्ची सड़कों पर यथासंभव पानी छिड़कने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि धूल को उड़ने से रोका जा सके। इसी प्रकार से औद्योगिक संसाधनों तथा कारखानों की स्थापना बस्ती से दूर की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त कारखानों की चिमनियाँ काफ़ी ऊंची होनी चाहिए जिसमें धुआं तथा दूषित गैसें दूर ऊंचाई तक वायुमंडल में चली जाएं। तो ये आपने समझ लिया। और थोड़ा सा समझिए, वृक्षारोपण के साथ साथ पेड़ पौधों की अनियमित कटाई को रोका जाना चाहिए। गोबर, मल, कूड़ा करकट आदि की जो ये बर्बादी है इसको जो है न करके बल्कि आबादी से बाहर गड्ढों में डालना चाहिए। इसी प्रकार से सड़कों तथा चौराहों पर ट्रैफिक को जाम होने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि जो ये मंद गति से चलने वाली गाड़ियां हैं वो वायु को अधिक प्रदूषित करती हैं। अब आप मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय समझिए। आप तो जानते हैं कि मृदा प्रदूषण को रोकना बहुत आवश्यक है। कैसे रोकेंगे? जैसे दहन क्रिया द्वारा कूड़ा करकट को समाप्त किया जाना चाहिए। दहन क्रिया में कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे वायु में प्रदूषण न फैलने पाए, राख इधर उधर न फैले,
इत्यादि बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार से रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर देसी खाद का अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि उर्वरक भूमि की, अब ये समझें कि गुणवत्ता को नष्ट कर देता है या कम कर देता है। इसी प्रकार से फसलों पर आप जानते हैं कि छिड़के जाने वाले कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। कीटों व रोगों को जैविक नियंत्रण द्वारा करना चाहिए। कीटों के नियंत्रण के लिए एकीकृत, आप जानते हैं ना, नाशजीव प्रबंधन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, को अपनाना चाहिए। इसी प्रकार से औद्योगिक संस्थानों द्वारा अवशिष्टों को नष्ट करने का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए और कूड़ा करकट तथा मृत जंतुओं को शरीर को गांव से दूर मिट्टी में दबा देना चाहिए, ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। इससे वायु प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण दोनों पर रोक लगती है। और इसी तरह से परमाणु विस्फोटों पर रोक लगाई जानी चाहिए। अब आप पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के सामान्य उपाय समझिए। जैसे पर्यावरणीय शिक्षा को सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए व्यापक तथा प्रभावी कानून बनाए जाने चाहिए। जानते हैं कि नहीं? इससे ही इसकी समस्या का समाधान होता है। और ध्यान से सुनिए, देश के प्राकृतिक संसाधनों का समुचित सर्वेक्षण करके उनका योजनाबद्ध दोहन किया जाए, ताकि वे प्रदूषित और समझिए कि तथा असंतुलित ना हों। इसके लिए विकास योजनाओं को क्रियान्वयन प्रक्रिया में पर्यावरण संरक्षण को शामिल किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से और समझिए, प्रदूषण दूर करने वाले यंत्रों का देश में अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। वृक्षारोपण तथा अन्य जीवों के संरक्षण की समुचित व्यवस्था करके पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना चाहिए। इसी प्रकार से सरकार तथा स्वयंसेवी संगठन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध आंदोलन चलाना चाहिए। औद्योगिक संस्थानों के अवशिष्ट पदार्थों तथा कचरे से नए पदार्थों के बनाने की विधियों का विकास किया जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण संबंधी अनुसंधानों को सघन तथा व्यापक बनाया जाए। इसी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण के खतरों को आम जनता की जानकारी प्रदान करके उसमें चेतना जगाई जाए, ताकि जनता पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम को जीवन का अभिन्न अंग मानकर उसे सफल बनाने का प्रयास करे। इसी प्रकार से पर्यावरण अवकर्षण पर निरंतर नज़र रखी जाए तथा पर्यावरण प्रबंधन को गंभीरतापूर्वक अपनाया जाए। अब आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि विकास तथा पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। परिस्थितिकी के अनुरूप विकास करके परिस्थितिकी संकट को दूर किया जाना चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान तथा विकास कार्यों को नई दिशा देनी होगी। अब आप प्रश्न लिखिए। जो प्रश्न आपको लिख करके उसका उत्तर लिख करके हमारे पास भेजना है, तो लिखिए, आप प्रदूषण नियंत्रण के उपाय बताइए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपाय लिखिए। आप जानते हैं कि लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।